हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जहां अब तक हम लोगों ने कुछ पहले हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताया कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, उनके क्लासिफिकेशन देखे। फिर वायरल डिजीज की बात की, जहां पर हम लोगों ने चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स की बात हमने की थी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे अगली हमारी डिजीज, एक नए वायरल डिजीज की बात करेंगे जिसका नाम है मम्स। हेडिंग डालिएगा मम्स, हेडिंग डालिएगा मम्स। मम्स की हम लोग बात करेंगे। मम्स देखिएगा, मम्स क्या है। मम्स एक वायरल डिजीज है। मम्स के बारे में पूरी बात करेंगे हम लोग। मम्स कैसी डिजीज है। मम्स एक वायरल डिजीज है, मतलब वायरस के कारण होती है। कैसी डिजीज है, वायरल डिजीज है। सेकंड, ये एक आरएनए वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है, इसका जो क्यूजेटिव एजेंट है वो कैसा है, आरएनए वायरस। मतलब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कैसा है, आरएनए है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए वायरस, जिसका नाम क्या है, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो 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 वायरस, इसके कारण ये होता है। मतलब इसका क्यूजेटिव एजेंट क्या है, पैरामिक्सो वायरस। यहां से सवाल, पहला सवाल जो है वो यहां बनता है आप लोगों का, इसका क्यूजेटिव एजेंट क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, ये किस एज को अफेक्ट करता है, तो मोस्टली ये चाइल्डहुड को, मोस्टली किसको, किस एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, तो चाइल्डहुड जैसे बात करें, एज ग्रुप, किस एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, तो ये चाइल्डहुड इसको करता है। ये मोस्टली चाइल्डहुड जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। जैसे अगर बात करें एज की, तो ये 10 ईयर्स तक की हम लोग जो है, अफेक्टिंग एज इसकी कितनी है, 10 ईयर्स तक। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5 to 9 ईयर, और मोस्ट प्रोबेबली 10 ईयर्स तक जो है ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो आइए देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर बात करें तो क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना चाहिए कि जब हमारे शरीर में कोई पैथोजन एंटर करता है, तो पैथोजन के बॉडी के अंदर एंटर करने से लेकर, बॉडी के पैथोजन का बॉडी के अंदर एंटर करने से लेकर उसके फर्स्ट सिम्टम दिखने तक का समय क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका कितना होता है, 14 to 21 डेज जो है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यहां से सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल जो है वो यहां बनता है आपका, मैं आप लोगों को मार्क इंडिकेट करता चलूंगा सवाल कहां से बन रहे हैं। पहला सवाल ये रहा, सेकंड सवाल ये रहा, दो सवाल अभी तक इस जो है डिजीज से बनते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मतलब कैसे जाएगा, वो ड्रॉपलेट्स के कारण जाएगा। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। किस रूट से आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। देखो दो चीजें लिखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये इंफेक्शन फैलाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, रेस्पिरेटरी। और रेस्पिरेटरी में भी क्या, ड्रॉपलेट इंफेक्शन। क्या है, रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी में भी क्या, बाय ड्रॉपलेट इंफेक्शन, बाय ड्रॉपलेट इंफेक्शन। तो ये रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, रेस्पिरेटरी, जैसे मान लीजिए मैं अभी खांस रहा हूं या छींक रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं खांस रहा हूं तो मेरे मुंह से छोटी छोटी बूंद की निकल रही है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी छींका है, मेरे मुंह से छोटी छोटी बूंद की जो ड्रॉपलेट्स निकल रही है, वो जैसे आप लोग उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे या इनहेल किया, वो क्या हो जाएगा, बच्चा इन्फेक्ट हो जाएगा इससे। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें इसके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स की, इसके साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। क्या इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं, देखिए साइन एंड सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स की बात करें, अगर साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन साइन और सिम्टम है ईयर एक, कान के पीछे दर्द होना। ईयर एक मतलब कान के पीछे जो कान में है वो दर्द होता है, यहां पर कान की यहां पर जो है दर्द होता है। उसके अलावा जो ये पैरोटिड ग्लैंड है इसमें सूजन आ जाती है, पैरोटिटाइटिस क्या हो जाता है,
पैरोडिटाइटिस जो है, पैरोटिड ग्लैंड में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है इसके अंदर। तो मोस्ट कॉमन अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम क्या होता है इसका, ईयर एक। ईयर एक मतलब कान में दर्द होना। उसके अलावा कभी कभी फीवर भी देख सकते हैं, दर्द के साथ में, पेन के साथ में कभी कभी फीवर भी होता है, फीवर विद पेन, कभी कभी बुखार भी हो जाता है। इस फीवर की, ये दर्द की वजह से क्या हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, फीवर विद पेन। तो ये इस दर्द की वजह से क्या हो जाता है, कई बार बच्चे को बुखार तक आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग और बात करें इसके बारे में, तो इसके अंदर जो है पैरोटिड ग्लैंड क्या हो जाती है, सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड में। क्या बोला हम लोगों ने, स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड। जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है यहां होती है, पैरोटिड ग्लैंड कान के पीछे, इनमें सूजन आ जाती है और उसकी वजह से हमारे ये जो है, ये क्या हो जाता है, यहां पर दर्द शुरू हो जाता है, बच्चे को निगलना, कई बार खाना तक नहीं खा पाता, वो इतना पेन होता है। स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड, और उसको क्या बोलते हैं, पैरोडिटाइटिस, पैरोटिड पैरोडिटाइटिस, पैरोडिटाइटिस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके अलावा, इसके अंदर और भी चीजें देखने को मिलती है, अदर इसके अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, हाँ अगर इसके अंदर स्वेलिंग होती है, और ये स्वेलिंग जो है वो मैं बात करूं 3 से 4 दिन में वो हट भी जाती है, मतलब गायब भी हो जाती है 3 से 4 दिन में, स्वेलिंग जो है वो क्या हो जाती है, डिसअपेयर भी हो जाती है। तो स्वेलिंग जो सबसाइड है वो 3 to 4 डेज में स्वेलिंग जो है वो क्या हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। नेक्स्ट अदर इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस की इसकी बात करते हैं, चलिए। कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं इसमें, देखिए क्या क्या होता है इसके अंदर। अगर सबसे पहले बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है इसके अंदर, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका इन चाइल्डहुड, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसमें, चाइल्डहुड में, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चाइल्डहुड, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक एसेप्टिक मेनिन एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, इसमें मोस्ट कॉमन ये आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर अडल्टहुड में बात करें, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन अडल्टहुड की, बड़े लोगों में क्या हो सकता है, वहां पर जो है ओर्चाइटिस, जो मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस अगर बात करें तो वहां पाया जा सकता है। चलिए अगर बात करें मोस्ट कॉमन इन अडोलसेंट की बात करें तो ओर्चाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन अडल्टहुड, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन अडल्टहुड, तो वहां क्या हो सकता है, ओर्चाइटिस, ओर्चाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, स्वेलिंग आ जाएगी टेस्टिस के अंदर, क्या होता है, टेस्टिस के अंदर जो है, इसके अंदर क्या होगा, टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा टेस्टिस में, और इसीलिए इसको मम्स ओर्चाइटिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा क्या होता है इसमें, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन आएगा, और इसीलिए इसको क्या नाम दे देते हैं, कभी कभी मम्स ओर्चाइटिस बोल देते हैं, मम्स ओर्चाइटिस, ऑर्काइटिस, मम्स ऑर्काइटिस इसको बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि मम्स की वजह से हो रहा है। उसके अलावा जैसे इसमें ओवरी में ओवराइटिस भी होता है, फीमेल्स के अंदर ओवरी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन फीमेल्स इन्फ्लामेशन इन ओवरी, इन्फ्लामेशन
इन ओवरी, ओवरी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है और उसको क्या कहते हैं, ओवराइटिस। क्या कहते हैं उसको, ओवराइटिस। ओवराइटिस। ओवरी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। उसके अलावा पैनक्रियाटाइटिस है ना, और भी इसके अंदर जो है इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है किसके, मम्स की अगर बात करें तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। अगर बात करें इसके लिए तो इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है, MMR वैक्सीन जो है वो प्रिवेंट के लेती है। वैक्सीन की अगर बात करें इसके लिए वैक्सीन कौन सी आती है, इसके लिए अगर वैक्सीन की बात की जाए, इसके लिए अगर वैक्सीन की बात करें तो कौन सी है, MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, जो 9 मंथ पर इंजेक्ट करते हैं। MMR को बोलते हैं मीजल्स मम्स रूबेला। क्लियर है, ये हम लोग वैक्सीन जो है इंजेक्ट इसमें करते हैं। ये डी जो है इंजेक्ट की जाती है कब, और SC हम बोले लाइव वैक्सीन है एक तरीके की, SC रूट से करते हैं। कैसे करेंगे, क्या इसका रूट है, लाइव वैक्सीन है ये एक, जो कि कैसे करते हैं, SC रूट सर, SC सबक्यूटेनियस रूट से जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है। कितना करते हैं, 0.5%, 0.5 ml इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने किसके बारे में देखा, ये सब हम चीजें हमने बताई। मम्स के बारे में वापस देख लीजिए, मम्स के बारे में क्या बताया, ये एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट इसके अंदर जो क्यूजेटिव एजेंट है, हम बात करें इसका क्या है, पैरामिक्सोवायरस। एज ग्रुप किसको अफेक्ट करता है, चाइल्डहुड को ये ज्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 14 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। नेक्स्ट बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बात करें इसका तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बाय ड्रॉपलेट्स के द्वारा। उसके अलावा अगर बात करें साइन और सिम्टम्स की, तो ईयर है कि मतलब कान में दर्द होना, फीवर विद पेन, फिर बुखार तक आ जाता है, स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पैरोटिड ग्लैंड्स में सूजन आना, ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये दोनों सवाल आते हैं, फीमेल्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा बात करें वैक्सीन की, यहां तक की चीजें उम्मीद है समझ में आई होगी। हमने बात की किसके बारे में, मम्स के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगली हमारी डिजीज है जिसका नाम है रूबेला। जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम है रूबेला। चलिए हेडिंग डालिएगा, जर्मन मीजल्स। हेडिंग डालिएगा क्या, जर्मन मीजल्स की बात करेंगे हम लोग। जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स, और इसी का दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं रूबेला। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रूबेला कहते हैं। याद रखना, मीजल्स को हम लोगों ने जो है वो कहा था रूबियोला। मीजल्स को क्या कहा था, रूबियोला, जबकि इसे कहते हैं रूबेला। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं रूबेला, इसे कहा जाता है रूबेला। क्लियर है बात, जर्मन मीजल्स और इसे कहते हैं रूबेला। चलिए बात करते हैं से पहली बात, पहली बात वही बात कि ये कैसी डिजीज है, ये भी एक जो है वो वायरल डिजीज के अंदर ही आती है, जिसके अंदर बात करें 3 डे फीवर बोलते हैं इसको, अननोटिस्ड डिजीज है ये। इसको इसका देखो कुछ नाम हो रहा है। पहली बात आल्सो नोन एज, ए के मतलब आल्सो नोन एज 3 डे फीवर, 3 डे फीवर अननोटिस्ड डिजीज है, मतलब ये बुखार आया और कब चला गया पता भी नहीं चलता। कई बार हमको पता भी नहीं चलता जर्मन मीजल्स हुआ है या नहीं हुआ, है ना, क्योंकि बुखार आया और उतर जाता है। अननोटिस्ड डिजीज होती है ये, अननोटिस्ड डिजीज, मतलब जिसको ज्यादा नोटिस भी नहीं किया जाता है। ठीक है सर, आप में से आप पूछोगे सर इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सी, मीजल्स या जर्मन मीजल्स। मीजल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे कोपलिक स्पोर्ट बहुत ज्यादा सवाल पूछा था है, कोपलिक स्पोर्ट के ऊपर। उसके अलावा 3CS जो है उसके, कफिंग कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस, वहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, वहां से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं बजाय इसके। कैसी डिजीज है ये एक वायरल डिजीज है, और क्यूजेटिव एजेंट क्या होता है, वही RNA। कैसी डिजीज है, वही सेम वायरल डिजीज है। ऐसी डिजीज है, वायरल डिजीज है, और क्यूजेटिव एजेंट क्या होता है, वही RNA वायरस होगा। मतलब इसका क्यूजेटिव एजेंट RNA वायरस का ही बना हुआ है, RNA वायरस। नेक्स्ट अगर बात करें ये जो है इसको हम लोग टोगा वायरस फैमिली, जो रूबेला वायरस है वो किस फैमिली का सदस्य है, तो याद रखिएगा टोगा वायरस फैमिली का सदस्य है ये। किस फैमिली का सदस्य है, RNA वायरस होता है जो किस फैमिली का सदस्य है, टोगा वायरस फैमिली, टोगा वायरस फैमिली, टोगा वायरस फैमिली का ये सदस्य है, याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जा चुका है।
ये सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि जर्मन मीजल्स जो है आरएनए वायरस जो किस फैमिली का है, टोगा वायरस फैमिली का है। ये सवाल आ चुका है पहले भी, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इसके बारे में तो इसको, क्योंकि इसका नाम क्या है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है वो मीजल्स जैसे हैं और इसको खोजा किसने था, जर्मन साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, जर्मन मीजल्स। बस आपसे अगर पूछे जर्मन मीजल्स क्यों बोलते हैं, तो इसका नाम जो है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो कैसे हैं, मीजल्स के जैसे, और इसका जो नामकरण है वो, या मैं बोलूं कि इसको खोजा किसने था, जर्मन साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको क्या नाम बोलते हैं, जर्मन मीजल्स बोल देते हैं। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो 14 से 21 दिन का होता है। आईपी कितना होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, वही सेम 14 टू 21 डेज होगा। इन्फेक्शन वही सेम होगा, कैसे, मोड ऑफ इन्फेक्शन MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होगा, वही सेम, रेस्पिरेटरी या ड्रॉपलेट बोलू, रेस्पिरेटरी, और सेम उसी को क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी बोलिए या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोल दीजिए, हाँ बात एक ही है ना, कि रेस्पिरेटरी में ड्रॉपलेट, रेस्पिरेट जो है हम लोग रेस्पिरेशन तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाएगा बाय ड्रॉपलेट्स के द्वारा। उसके अलावा बात करें इसके अंदर जो है इनफैक्ट जो आइसोलेशन है पेशेंट को, आइसोलेशन जो करते हैं वो 7 दिन के लिए, मतलब पेशेंट को अलग किया जाता है, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए इसमें आइसोलेशन जो है पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। आइसोलेशन फॉर कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए आइसोलेट किया जाता है, पेशेंट को अलग किया जाता है, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए आइसोलेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में अगर और बात करें, इसके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स की बात करें, देखिएगा तो इसके अंदर फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा। देखिए इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या होगा इसके अंदर फीवर होगा, सोर थ्रोट, गले में इंफेक्शन है ना, गला सूजन आ जाएगा, सोर थ्रोट। उसके अलावा बात करें THROT है ना, हाँ THRO, सोर थ्रोट। उसके अलावा बात करें इसमें कफ आएगा, पेशेंट को कफिंग, क्योंकि मैंने अभी बताया सिम्टम्स कैसे होंगे इसके, ऑलमोस्ट मीजल्स जैसे, कफिंग होगी, रेड आई हो जाएगी, आईज कैसी हो जाएगी, रेड आईज मतलब कोराइजा, और कंजक्टिवाइटिस भी इसमें देखने को मिल सकता है कभी कभी। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, कफिंग होगी, हाँ फोटोफोबिया होगा, वही फोटोफोबिया होगा, उसमें भी फोटोफोबिया हो रहा था ना, मतलब लाइट को देखने में दिक्कत आ रही थी, रेड आई। एक और सिम्टम है इसमें, लिम्फ एनलार्जमेंट, मतलब जो लिम्फ है वो क्या हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, लिम्फ जो आपके बॉडी के अंदर लिम्फ सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ। तो लिम्फ एडिनोपैथी जो है वो यहां पर देखती है, और मोस्ट प्रोबेबली कहां पे, पोस्ट ओरिकल में देखने को मिलेगी, लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी जो है, और मोस्टली कहां पर, पोस्ट ओरिकल, कान के पीछे जो है वो यहां पर देखने को मिलती है, सूजन आ जाता है पेशेंट के, यहां पर एनलार्जमेंट हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है एक तरीके का। अगर नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर रैसेस दिखाई देंगे। इसके अंदर क्या, ये तो क्या है, एक मैं बात करूं, ये प्री इरप्टिव फेज में है, ये जो सिम्टम्स हम लोगों ने देखे हैं ये किस स्टेज में मैंने आपको बताया है, प्री इरप्टिव फेज में, प्री इरप्टिव फेज में। देखो इरप्टिव फेज में क्या होगा, रैसेस दिखाई देंगे, इरप्टिव फेज में, इरप्टिव फेज में क्या होगा, रैसेस दिखाई देंगे। सबसे पहले कहां पर दिखाई देंगे, फेस पर, रैसेस अपेयर, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रैसेस दिखाई देंगे, और सबसे पहले रैसेस कहां दिखाई देंगे, रैसेस अपेयर ऑन फेस, सबसे पहले कहां दिखाई देंगे, फेस पर दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर और बात करें हम लोग इसमें, तो इसके अंदर जो है वो रैसेस का कलर कैसा होगा, पिंकिश कलर, और मैक्यूलोपैपुलर स्टेज पर होंगे। कैसा कलर होगा, तो रैसेस का जो कलर है कैसा होगा, रैसेस कलर कैसा होगा, पिंकिश कलर, मतलब पिंक कलर के रैसेस दिखाई देंगे, पिंकिश कलर। और किस स्टेज में होंगे, स्टेज मैक्यूलोपैपुलर, मैक्यूलोपैपुलर स्टेज में ये रैसेस दिखाई देंगे। क्लियर है बात।
मैक्यूलोपैपुलर। रेसेज अपेयर होंगे सबसे पहले फेस पर होंगे, कैसे कलर के होंगे, पिंकिश कलर के होंगे, और रेसेज की जो स्टेज है वो कौन सी होगी, मैक्यूलोपैपुलर स्टेज पर रेसेज होंगे। उसके अलावा इसके अंदर बात करें हम लोग, डायग्नोसिस करें अगर हम लोग, तो इसका कुछ टेस्ट होते हैं, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट ऐसे करके इसके कुछ टेस्ट होते हैं, और एक चाइल्डहुड रूबेला भी होता है, कॉन्जेनाइटल चाइल्डहुड रूबेला। चलिए बात कर देते हैं, एक और चीज बता देता हूं आप लोगों को। कॉन्जेनाइटल चाइल्डहुड रूबेला मतलब अगर डायरेक्ट मदर से आपको क्या हो रहा है, मदर से रूबेला जो है बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाए, मदर से क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। कॉन्जेनाइटल अगर मदर से जो है बच्चे के अंदर आ जाए, कब, जब बच्चा इंट्रा यूटेराइन लाइफ में था। देखो कॉन्जेनाइटल रूबेला का मतलब क्या होता है कि रूबेला ट्रांसफर हो जाए किधर, ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से किधर में आ जाए, बच्चे के अंदर आ जाए, कब, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, उसे क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल रूबेला, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। जब बच्चा कहां है, गर्भ में था, माता के पेट में था, उस दौरान अगर ऐसा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल रूबेला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कॉन्जेनाइटल रूबेला कहा जाता है। क्लियर है बात। चलिए और आगे बात करते हैं इसके बारे में, और डिटेल से बातें करते हैं। इसके लिए एक अगर डायग्नोसिस की बात करें, इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि अननोटिस्ड डिजीजेस सर फिर पता कैसे चलेगा, तो इसका पता देखो कैसे चलता है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है इसके लिए एक टेस्ट होता है, हीम एग्लूनिटेशन टेस्ट, हीम एग्लूनिटेशन टेस्ट होता है, उसके जरिए हम इसको पता कर सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे होगा इसका, हीम एग्लूनिटेशन टेस्ट के द्वारा होगा, हीम एग्लूनिटेशन टेस्ट के द्वारा इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने किसके बारे में की, ये सारी बातें हमने की किसके बारे में, जर्मन मीजल्स के बारे में। जर्मन मीजल्स क्या क्या होता है वापस से देख लीजिए, 3 डे फीवर है, अननोटिस्ड डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है, आरएनए वायरस फैमिली कौन सी होती है, टोगा वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन है, ये सवाल आ सकता है। उसके अलावा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दिया, देखो याद रखना। नेक्स्ट इसके बारे में जो इरप्टिव फेज में बात करें, प्री इरप्टिव फेज में फोटोफोबिया और लिम्फ एडिनोपैथी, ये दोनों इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अच्छा, लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब अगर आप चाहो तो लिख सकते हो एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ, लिम्फ का क्या हो जाना, एनलार्जमेंट हो जाना, मतलब बड़ा हो जाना, लिम्फ साइज में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, लिम्फ एडिनोपैथी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, इरप्टिव फेज में क्या होंगे, रेसेस दिखाई देंगे, इरप्टिव फेज में क्या होगा, रेसेस दिखाई देंगे, रेसेस का कलर क्या है, पिंकिश कलर, और मैक्यूलोपैपुलर स्टेज में होंगे। कॉन्जेनाइटल रूबेला क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, मदर से जो है अगर बच्चे में ट्रांसफर हो जाए इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान, उसे क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल। और डायग्नोसिस की बात करें तो हीम एग्लूनिटेशन टेस्ट जो है उसके जरिए इसको क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। यहाँ तक की बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ तक हम लोगों ने 2 डिजीज के बारे में पढ़ा, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और डिजीज को पढ़ने वाले हैं, काफ़ी डिजीज को, जिसमें एड्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और हम लोग बात करेंगे डेंगू के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में एक और आंसर बताइएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।